बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 अगस्त और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले इस्लामाबाद में होने वाली अपोजिशन इत्तेहाद की तगड़ी बैठक। इस खबर को आपने बहुत ही तवज्जो और ख्याल से सुनना है क्योंकि ये बहुत ही अहम खबर है। दिखने में और कहने में तो ये अपोजिशन इत्तेहाद की एक अमूमी बैठक है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक तो इसका अलामिया बहुत ही जानदार है और उसके साथ साथ इस बैठक से पहले, इसके दौरान और उसके बाद के जो हालात हैं उससे हमें मुस्तकबिल का कोई नया मंजरनामा बनते हुए नजर आ रहा है। हम इसके ऊपर अपना तज्जिया भी आपके सामने रखेंगे, उस तज्जिए की वजह भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की ये जो बैठक हुई उसके अलामिये में क्या कुछ शामिल था वो बताते हैं, लेकिन पहले अपोजिशन इत्तेहाद की इससे पहले भी एक बैठक इस्लामाबाद में हुई थी। जब तब ये बैठक करने की कोशिश की गई थी तो तब भी होटल्स पर, रेस्टोरेंट्स पर पाबंदियां लगाई थी कि कोई इनको अपनी जगह ना दे, वेन्यू ना दे जहां पर ये अपोजिशन इत्तेहाद बैठकर बात कर सके। इस बार फिर वही सब कुछ वैसे ही रिपीट किया गया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने एक बहुत ही उम्दा कंटीजेंसी प्लान बनाया हुआ था। उन्होंने मुतबादल तरीके से चुपके से अपने फार्म हाउस पर भी इंतज़ाम किया हुआ था। जब तमाम होटल्स ने इनकार कर दिया तो उन्होंने वेन्यू वहाँ शिफ्ट कर दिया और वहाँ पर अपोजिशन इत्तेहाद की ये बैठक हुई, जिसमें कुछ नामी गिरामी वहाँ पर बहुत सारे, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे जर्नलिस्ट भी पहुँचे और वहाँ पर खुल के बातें हुई। तो अब ये तो मंजरनामा है कि इस मुलाकात को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर पर यह बताऊंगा कि सिस्टम के अंदर से ही रोकने की भी कोशिश हो रही थी और ना रोकने की भी कोशिश हो रही थी। वो क्या था वो आपको तज्जिए में बताऊंगा। फैक्ट्स इसके जो वहां पर ओवरऑल अलामिया जारी हुआ उसमें जो अमूमी बातें थी वो तो थी कि जमहूरियत की बहाली होनी चाहिए, ना हक कैद जितने भी सियासी कैदी उन्हें रिहा होना चाहिए और मैंडेट की वापसी होनी चाहिए, जमहूरियत की वापसी होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, मीडिया की आज़ादी होनी चाहिए। ये तो अमूमी बातें, लेकिन अब कुछ ख़ास बातें। अब वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। अब जो फील्ड मार्शल साहब का पूरा शीशे का उन्होंने एक घर बनाया हुआ है, उसको जो छोटे छोटे पत्थर ही आप उन्हें कह लें, वो सीधे बिल्कुल ताक कर मारे गए हैं। वो कौन कौन से हैं वो ज़रा आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया कि ये जो SIFC है ये एक गैर कानूनी, गैर आइनी सेटअप है। ये एक मतवाजी, एक हुकूमती स्ट्रक्चर ढांचा बना डाला है। इसको फौरी ख़त्म किया जाए, ये गैर आइनी है और इसके तहत अभी तक जो कुछ हुआ है उसको ख़त्म किया जाए और रिवर्स किया जाए। SIFC को गैर आइनी कहना तो जनरल आसिम मुनीर को ही गैर आइनी कहना है और अपोजिशन इत्तेहाद का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है, मैं बिल्कुल उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन इसका कह देना बड़ी वाकई जुर्रत की बात है और सताइश की बात है। पाकिस्तान में बैठ के इसका कहना, अपोजिशन इत्तेहाद ने ये कमाल की बात की है। तो ये पहला नंबर आपने नोट कर लेना है कि जो सबसे बड़ा ब्रेन चाइल्ड है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, वो SIFC है, जिससे वो अपना जादू चलाना चाहते हैं, मुल्क के लोगों की तकदीर बदलना चाहते हैं। जो 77 साल से उनके पहले आने वाले, जो उनसे पहले आर्मी चीफ थे, वो भी कोशिश करते रहे हैं। मैं सियासी मुदाखलत की बात कर रहा हूं अभी भी, और SIFC उनका सबसे बड़ा हथियार है, तो उसके ऊपर कारी जरब लगाई है कल अपोजिशन इत्तेहाद ने। तो ये पहली बात नोट कर लीजिए। आगे उन्होंने कहा है कि 26वीं तरमीम पाकिस्तान के चेहरे पर, पाकिस्तान के आइन पर एक धब्बा है, इसे वापस होना चाहिए। अब इसी 26वीं तरमीम में से आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, उनकी एक्सटेंशंस निकलती हैं। अब ये जहन में रखिए कि आर्मी चीफ रिटायर होने वाले हैं अगले 2 से 3 महीने में। उसके आगे जो उनका टेन्योर है वो सारे का सारा जो है वो उनको इसी 26वीं तरमीम के तफैल ही मिल रहा है। हम एक और वीलॉग करेंगे जिसमें इस सारे सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे, अंदर की कुछ खबर है। लेकिन फिलहाल अपोजिशन इत्तेहाद की बैठक पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम, जिसमें से ये सब अदालतें निकली हैं, ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, जस्टिस याया अफरीदी से लेके हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस और फील्ड मार्शल साहब का अपने आप को मजबूत कर लेना, अपने आप को एक्सटेंशन दिलवा लेना, अपने साथियों को एक्सटेंशन दिलवा लेना, ये सब कुछ उसी का अहवाल है या उसी का एक आउटकम है। उसको ये अपोजिशन इत्तेहाद कह रही है कि वो काला धब्बा है और इसको रिवर्स किया जाना चाहिए। अगली बात, ग्रीन इनिशिएटिव। याद है हमारी प्यारी बाजी मरियम और आर्मी चीफ साहब गए थे। बाजी ने शायद हरा कचूर, ये पंजाबी का एक्सप्रेशन है, हरा कचूर, जब हम कहें कि बहुत गहरा सब्ज रंग,
तो उसे पंजाबी में हरा कचूर कहते हैं हम। तो हरा कचूर मेरा ख्याल है लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ था, वहाँ पर पहुँचे थे। याद कीजिए बहुत तनकीद हुई थी और उसके बाद फिर बाद में वो रश्के कमर वाला हुआ था जो लाहौर के अंदर एक बैठक हुई थी जिसमें मेरा ख्याल फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर वो एक इवेंट हुआ था। लेकिन उससे पहले ये ग्रीन इनिशिएटिव वाली पहली अपीयरेंस थी बाजी मरियम की किसी भी फील्ड मार्शल साहब का जो इनिशिएटिव था उसके अंदर। लेकिन ग्रीन इनिशिएटिव की एक तो वो हरी कचूर तस्वीरें हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, उसके साथ उसकी कुछ भयानक साइड्स भी हैं। एक तो मज़ारीन से ज़मीनें छीनी गई और छीन कर कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पर या मिलिट्री फार्म्स के नाम पर बड़ी बड़ी पार्टीज़ को दी गई। मैं 2 से 3 ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगा कि हैसियत में जानता हूँ जिनका एग्रीकल्चर से कभी कोई लेना देना नहीं रहा ज़िंदगी में, और उन्हें हज़ारों एकड़ ज़मीन इस ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर दी गई और उनमें से कईयों ने आगे बेच दी। उन्होंने मिलिट्री के अंदर से कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ये ज़मीन हासिल की, कुछ सर्विंग ऑफिसर्स के साथ मिलके, और आगे फॉर एग्जांपल उन्होंने 5 रुपए में ये पट्टे पे ली, आगे उन्होंने 500 रुपए में या उन्होंने 300 रुपए में, मीन बहुत हैवी प्रॉफिट के साथ आगे बेच दी। तो ये भी एक करप्ट प्रैक्टिस हुई वहां पर ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पर। अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा कि इसको भी वापस किया जाए, जिन मज़ारीन से ज़मीन छीनी गई उनको वापस दी जाए। उसी में सिंध की नहरों का प्रोजेक्ट भी है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। तो उसके ऊपर भी कारी ज़रब लगाई है मीन आसिम मुनीर साहब का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट। SIFC के बाद जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है उनका वो ग्रीन इनिशिएटिव है, उसके ऊपर भी कारी ज़रब लगाई गई है। तीसरा बड़ा इनिशिएटिव जो इस वक्त तीसरा नहीं बल्कि पहला सबसे बड़ा इनिशिएटिव बना खड़ा है वो सदर ट्रंप और आसिम मुनीर साहब की मुलाकात और उसमें होने वाली डीलें हैं। अब अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा है कि उस पर आसिम मुनीर साहब खुद कौम को ब्रीफ करें, और ये दुरुस्त कहा है क्योंकि ना वहां बेचारा शहबाज शरीफ था ना हुकूमत थी, तो हुकूमत से इसकी क्या ब्रीफिंग मांगनी। तो अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा है कि आर्मी चीफ खुद इस पर कौम को ब्रीफ करें कि उन्होंने सदर ट्रंप के साथ क्या वादे किए हैं, क्या डीलें की हैं और क्या चीज़ें वहां पर वो मुल्क की उनके हवाले करके आए हैं या क्या चीज़ ओवरऑल डील की है। तो ये भी उन्होंने सीधा सीधा उनसे उनके तीसरे प्रोजेक्ट जो आजकल चल रहा है जिसमें से तेल भी निकल रहा है, और उन्होंने कहा कि ये जो आप कौम को नया तेल दे रहे हैं इसके बारे में बताइए कि वहां पर आपकी क्या बातचीत हुई। एक तीसरी तगड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो अपोजिशन इत्तेहाद ने, जो मैं आपको बता रहा हूं, SIFC, 26वीं तरमीम, ग्रीन इनिशिएटिव, और ये चौथी, मैंने तीसरी कह दी है माजरत, ये चौथा उनका बहुत बड़ा मुतालबा कि आप सदर ट्रंप के साथ क्या लेन देन करके आए हैं उसकी ब्रीफिंग कौम को सीधी सीधी दीजिए। और फिर 5वीं इसमें जो बड़ी बात की वो कैंगरू कोर्ट्स कह दिया मौजूदा अदालतों को। और 6ठी बड़ी बात जो है वो 6 जजेस जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ISI के और MI की ब्लैकमेलिंग के खिलाफ सीधा सीधा खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और तमाम फोरम्स को, उनको हीरो डिक्लेयर किया है उन जजेस को। तो ये 6 ऐसे काम हुए हैं। बाकी तो अमूमी बातें हैं, अमूमी नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी हैं लेकिन वो अक्सर ही होती रहती हैं। लेकिन ये जो 6 बातें हैं ये बहुत ही अहमियत की हामिल हैं, इनकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपोजिशन इत्तेहाद ने खुलकर ये बातें कर दी। अच्छा, अब एक बात और बताऊंगा और फिर अपने तज्जिए पे आऊंगा कि ये जो बातें हैं उससे भी ज़्यादा इसका जो आउटकम किस तरीके से कौम के सामने डिस्प्ले हुआ है वो उससे भी अहम है। अगली बात यह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है एन उसी वक्त उनका भी ट्वीट आता है, हालांकि वो इस अपोजिशन इत्तेहाद के उस तरीके से ना मेंबर हैं ना कभी हो सकेंगे, वो पतली गली निकल जाएंगे जब भी उन्हें दूसरी तरफ से बेहतर डील मिलेगी। लेकिन माहौल को देखते हुए उन्होंने भी एक ट्वीट दागा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तमाम खबरें हमें सदर ट्रंप से ही क्यों पता चल रही हैं, तमाम खबरें रॉयटर्स और अमेरिका से ही लीक क्यों हो रही हैं, यहां आकर फील्ड मार्शल साहब ने हमें क्यों नहीं बताया कि वो कौन सी डील करके आए। तो मौलाना साहब ने भी सही वक्त के ऊपर ज़रब लगाई। अब ये सब कुछ तो हो गया, ये बातें भी बड़ी सख्त हो गई। जो एक धड़ा था जर्नल साहबान के अंदर का एक धड़ा जो था, उन्होंने तो ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या अपोजिशन इत्तेहाद की बैठक थी उसको वो नहीं होने दे रहे थे। पहले भी रोका था, इस दफ़ा भी रोका, लेकिन फिर देखें वो हुई। चलें आप ये कह सकते हैं कि वो हुई तो वो तो फार्म हाउस पे हुई, उसमें किसी का क्या कमाल है। एक कमाल है, ये तमाम पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर लाइव चली। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, गौर से इस बात को दोबारा सुनिए। ये तमाम पाकिस्तानी मीडिया पर लाइव चली। ये है वो तब्दीली, ये है वो सिचुएशन। मैं दोबारा कह दूं, मैं ट्रक की बत्ती के पीछे आपको नहीं लगा रहा।
जब एक फिजिशियन के सामने आपको मसला बताते हैं और मसला गंभीर हो तो उसे आपकी रिपोर्ट्स देखना पड़ती हैं। बगैर रिपोर्ट्स वो अंदाज़ा लगा के आपको बता सकता है जो उसका सारी ज़िंदगी मेडिकल साइंस के अंदर मुशाहिदा रहा होता है, जो उसने मेडिकल कॉलेज में सीखा होता है, जो उसने उसके बाद अपनी हाउस जॉब में सीखा होता है या अपनी प्रैक्टिस में। तो वो अंदाज़ा लगा के बता सकता है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मैं भी वैसी ही टामक टोइयाँ मार रहा हूँ। इस वक्त मेरे सामने कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, इसलिए ये मेरी जो बात है इसको मैं कोई हतमी खबर के तौर पर आपको नहीं दे रहा, ना ही किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा हूं कि इमरान खान साहब कल रिहा होने जा रहे हैं। मेरी पोजीशन इस पर बड़ी क्लियर है कि जब तक आसिम मुनीर साहब लटका सकेंगे, वो अपने इक़्तिदार को तवालत देना चाहते हैं, वो इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे। उसके लिए वो किसी हद तक भी जाएंगे, वो सिर्फ तभी बाहर आने देंगे जब उनके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो गई। ये मैं कोई और बात कह रहा हूं कंप्लीटली। ये मैं ये कह रहा हूं कि जाहिर है इस वक्त DGISPR साहब बैठे हुए हैं, कोई और भी तो बनना चाहता है। DGISI आगे रिटायर होना चाहते हैं, कोई और भी तो बनना चाहता है। DGC साहब बड़ी देर के बैठे हुए हैं, कोई और भी तो बनना चाहता है। सेक्टर कमांडर्स बहुत सारे बैठे हैं, कोई और भी तो बनना चाहता है। तो जिन जिन पोजीशंस पर बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, उनकी जगह पर नीचे भी तो उतने काबिल ऑफिसर हैं, वो भी तो बनना चाहते हैं। तो थोड़ी हलचल हो रही है, वो हलचल नज़र आ रही है। अभी मैंने ये वीलॉग को करने से पहले इस्लामाबाद के कई सहाफ़ियों से बात करने की कोशिश की। कई का लफ्ज़ मैं तब इस्तेमाल करता हूँ जब मैं 3 से ज़्यादा लोगों से बात करता हूँ। अगर 3 से कम हूँ तो मैं बता दूंगा आपको कि 2 से बात हुई, 1 से बात हुई। तो 3 से ज़्यादा लोगों से बात हुई। उनमें से कम 2 लोग ऐसे हैं जिनका सहाफ़ती तजर्बा कम 45 साल, 40 से 45 साल का उनका सहाफ़ती तजर्बा है, और डिफेंस और इन तमाम मामलात को बहुत क्लोजली देखा है, और वर्दी में मलबूस जो बहुत सारे आला अफसरान हैं उनसे उनकी अक्सर मुलाकात भी रहती है। उन सहाफ़ियों की फीलिंग ये है कि अंदर बहुत इज़्तिराब है, और उनमें से 2 सहाफ़ियों ने कम अज़ कम मुझे ये कहा कि आपने कल नोट नहीं किया ये टेलीविज़न के ऊपर सब कुछ लाइव चला है। यहां तो हम छींक नहीं मार सकते, लाइव क्या हम रिकॉर्डेड में बात नहीं कर सकते। अपोजिशन इत्तेहाद जिसकी बैठक होने नहीं दी जा रही थी, उसको टेलीविज़न पर उसके सारे मामले को चलने दिया गया। हाँ, उन्होंने कहा ये अलग बात है। उनमें से एक सहाफ़ी ने बताया कि जो बेचारे डंटोनिक हैं, जो इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनको एक ज़ाती, ये मैं बिल्कुल उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जाहिर है मुझे वो पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल इस पर मुनाफकत नहीं करूंगा, आई डोंट लाइक हिम, लेकिन ये जो लफ्ज़ हैं ये मैं इन्वर्टेड कॉमास में एक बहुत ही बुजुर्ग और मोतबर सहाफ़ी हैं, ये मैं उनके आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि गिल साहब, मैं ऐनी शाहिद हूं कि उन्हें ज़ाती मुलाजिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें एक मेजर जनरल साहब बताते हैं कि जाओ जाकर टीवी पे ये बोल दो, और उन्हें वो जो चीज़ भेजी जाती है वो बेचारा बैठ के बोल देता है। मसलन फिर उसके बाद उनकी ड्यूटी लगाई गई कि जाएं टेलीविज़न पर और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को कहें कि ये तो प्रॉपर्टी टाइकून है या प्रॉपर्टी की जो माफिया है उसके पीछे और इनका ख़ानदान, ऐसे खामखा वो जो औरतों वाले ताने होते हैं वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को देने की या दिलवाने की कोशिश की गई बेचारे डंटोनिक साहब से। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि वही टेलीविज़न जहां पर आप छींक नहीं मार सकते, यहां तक कि अब से चंद महीने पहले तक तो आप शहबाज शरीफ के खिलाफ बात नहीं कर सकते थे, अब शहबाज शरीफ के लत्ते लेने की मुकम्मल आज़ादी है। इस पर किसी टाइम बात करेंगे। लेकिन अब मरियम पे भी आप बात कर सकते हैं छोटी मोटी। अब सिर्फ फील्ड मार्शल साहब का नाम लेके बात करने पे पाबंदी है। जो अपोजिशन इत्तेहाद की बैठक हुई उसमें ये जो मैंने 6 चीज़ें आपको गिनवाई हैं, ये जिसमें कैंगरू कोर्ट्स हैं, 6 जजेस हैं, SIFC है, 26वीं तरमीम है, ग्रीन इनिशिएटिव है, ट्रंप आसिम मुलाकात है, ये तमाम की तमाम बातें असल में आसिम मुनीर साहब से रिलेटेड ही हैं, और इन पर डायरेक्ट हिट की और इसको लाइव चलने दिया गया है। अब क्या इसमें से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सब बदल गया, अगले 2 हफ्ते में सब बदल जाना है? नहीं, यकीनी तौर पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आसिम मुनीर साहब की गिरफ्त कहीं पर ढीली हो रही है तो हो सकता है वो अगले 4 महीने में उसको और पुख्ता कर लें। अगर कुछ अफसरान बीच में इस तराब में थोड़ी स्पेस पैदा कर रहे हैं तो हो सकता है उनकी मुंडियां उड़ा दी जाएं। मुंडियां उड़ा देने का मतलब मैं फिजिकली नहीं कह रहा, मैं उनके जो ओहदों से उन्हें हटा दिया जाए, उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाए, उन्हें उन जगहों से हटा दिया जाए और दोबारा से अपना कब्जा मजबूत कर लिया जाए, ये मुझे नहीं पता। इसलिए ये ना समझिएगा कि मैं कोई आपको मीठी जहर दे रहा हूं और दोबारा से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा हूं, जैसे बहुत सारे दोस्त लगाते हैं कि सब अच्छा होने वाला है, ये होने वाला नहीं। मैं ये नहीं समझता कि जब तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुकम्मल कमज़ोर नहीं होंगे कुछ अच्छा होगा। लेकिन मैं उसमें थोड़ी सी दरार पड़ते हुए ज़रूर देख रहा हूं, और वो अकेला मैं नहीं, बहुत सारे मोतबर सहाफ़ी देख रहे हैं जिनके साथ मेरी बात हुई है। तो ये इसका लाइव चल जाना, इट इज़ नॉट समथिंग वेरी नॉर्मल। ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, लाउड एंड क्लियर कह रहा है।
तो इसलिए ये जो बैठक हुई है इसका जो अलामिया है वो बहुत अहम है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस पर दोबारा से गिरफ्त अपनी मजबूत करते हैं या ये जो अपोजिशन इत्तेहाद की बैठक है यहां से एक नया मंजरनामा तश्कील पाएगा। हतमी तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसमें कुछ खबर नहीं है। ये तमाम का तमाम तज्जिया है मेरा, मेरे कुछ जानने वाले सहाफ़ियों का, जो कि कुल्ली तौर पर गलत भी हो सकता है। इसलिए अगर ये गलत होता है तो कल को ये ना कहिएगा कि आपने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, आपने झूठ बोला था। जो मुझे जेन्युइनली सामने नजर आ रहा है वो मैं आपके सामने रख सकता हूं। ये ईदर वे जा सकता है, ईदर फील्ड मार्शल कैन रीगेन ये जो थोड़ा सा कंट्रोल लूज हुआ है, या वो इसको मजीद भी उनके हाथ से ये चीजें निकल सकती हैं। जो हुआ आपके सामने रखेंगे। अब जरा तेल की कहानी। आपको पता है कि हम तेल देने गए थे कि ट्रंप साहब आप और हम मिलकर तेल निकालेंगे यहां से। अच्छा, तेल निकालने से याद आया कि तेल कोई आज नहीं हम निकाल रहे। भुट्टो साहब ने ये जरा वीडियो देखिए, 50 साल पहले एक बोतल में तेल डाल के, शुक्र है उनके ऊपर कहीं ये भी पेट्रोल बम का भी मुकदमा नहीं बना दिया था उस जमाने में। बहरहाल बोतल में तेल निकाल के सारी कौम को दिखा रहे थे और पूरी दुनिया को दिखा रहे थे कि अगले 3 सालों में पाकिस्तान अपनी तेल की जरूरतों में खुद कफील हो जाएगा। कितने सालों में? 3 साल में। ये 50 साल पहले भुट्टो साहब ने कहा था। 50 साल गुजर गए, वो 3 साल पूरे नहीं हुए और अब हम ट्रंप के साथ मिलकर तेल निकाल रहे हैं और खुद कफील तो हो ही रहे हैं, आगे इंडिया को भी बेच रहे हैं, क्योंकि सदर ट्रंप ने कहा कि हो सकता है पाकिस्तान इंडिया को भी कल को तेल बेचे। मामलात इतनी दूर चले गए और ये सजी दिखा के खब्बी रख के लगाई है सदर ट्रंप ने हमें, और उन्होंने हमें तेल दे दिया है $1 अरब का। पहले हत्थे हम तेल खरीद रहे हैं और वो भी पास के मुल्क छोड़ के, वो दूर 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर को छोड़ के, वो दूर अमेरिका 14,000 किलोमीटर दूर से हम ये तेल खरीद रहे हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत में जब रशिया से तेल खरीदने का फैसला हुआ, जो कि बहुत सस्ता तेल मिल सकता था, ईरान अपना इंडिया खरीद रहा था, बाकी बहुत सारे मुल्क खरीद रहे थे, जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया और उसके बाद वो सारी रजीम चेंज हुई आपके सामने। अभी फील्ड मार्शल साहब वहां से तेल लेना चाहते हैं। तेल की कहानी हमने आपको बताई है, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग इसकी और जहत भी है। जो अभी डील हुई है उसमें पाकिस्तान ने 4,200 4200, ये नंबर जेहन में रखिएगा, 4200 4,200 अमरीकी अशिया के ऊपर ड्यूटी सिफर कर दी। शून्य, हिंदी का लफ्ज है शून्य, सिफर, बिल्कुल सिफर कर दी। और जो पाकिस्तानी मसनूआत हैं उन पर अमेरिका ने कितनी ड्यूटी कर दी है? 19%। पाकिस्तान ने अमेरिका से $1 अरब का तेल भी लेना है। ये पहले मरहले में $1 अरब, ये पता नहीं कितनी बार ये दोबारा खरीदेंगे हम, लेकिन पहले मरहले में $1 अरब का 4200 अमरीकी मसनूआत की दरामद पर टैरिफ सिफर। अमेरिका से तेल खरीदारी पर 19% टैरिफ अमेरिका लगाएगा, बाकी प्रोडक्ट के ऊपर भी। और ये अजीम डील बनाकर जो है वो हमें बताई जा रही है। जो अमेरिका से हम तेल दरामद करेंगे उस पर भी पाकिस्तान में ड्यूटी सिफर होगी, उन 4200 में तेल भी आएगा। तो अब ये सोच लीजिए कि कितनी ज़बरदस्त डील मेकर है वो। तो खैर हमें जो फील्ड मार्शल साहब की परफॉर्मेंस है वो तो हमें पहले नजर आ गया हर चीज़ पे। मसलन SIFC $100 अरब लेके आना था, रिजल्ट क्या आया? सिफर। ग्रीन इनिशिएटिव का रिजल्ट क्या आया? सिफर। आपके सामने जो दूसरे उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जो भी जैसे भी प्रोजेक्ट्स है, उन सब के रिजल्ट्स क्या आए हैं वो आपके सामने सिफर है। भले वो जजेस का हो, अदलिया को हो, 26वीं तरमीम का हो, सब कुछ आज बैकफायर कर रहा है चीज़ें। और चलें और छोड़ देते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम यह लगाया कि इमरान खान साहब से मेरी ज़ाती मुखालफत यह है कि उनकी बीवी ने करप्शन की थी, मैं फ़ाइल लेके गया था और जिसकी वजह से मुझे हटा दिया गया। अब वो आर्मी चीफ बने थे, उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है, 2 से 3 महीने रह गए। अभी तक वो जो फाइल इमरान खान के पास लेके गए थे और उसमें इल्ज़ाम था कि जो लोगों को ये बताते थे मुबैना तौर पर कि पंजाब के अंदर ये सारी करप्शन हुई, तो जाहिर है वहाँ पर बुजदार था पंजाब के अंदर, वहाँ पर और लोग उसके साथी थे। जाहिर है ये आजकल जिनको चीफ सेक्रेटरी लगाया हुआ है पंजाब में, ये वहाँ पर बुजदार के दस्ते रास थे, खुसूसी उनके सेक्रेटरी थे, मोतबर तरीन पोजीशंस के ऊपर इन्हें अपॉइंट किया था। ये हेल्थ सेक्रेटरी रहे हैं, उसके बाद ये साउथ पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। मतलब कि बुजदार साहब के बहुत ही करीबी ब्यूरोक्रेट्स में से एक थे और कहा जाता था कि ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू बुजदार साहब ने करप्शन की। तो बुजदार साहब भी वहाँ पर खाली फिर रहे हैं। जो आज के चीफ सेक्रेटरी हैं, मतलब जो बुजदार साहब के कलीदी आदमी थे वो आज के चीफ सेक्रेटरी हैं, वो फाइल भी गायब है। तो नैरेटिव पर भी
जो जो हमारे मोहतरम फील्ड मार्शल साहब हैं उनको कोई कामयाबी नहीं हुई। ये जो प्रोजेक्ट थे इन पर भी कोई कामयाबी नहीं हुई, वो फाइल भी गुम हुई है। लेकिन इमरान खान और उनकी बीवी सख्त तरीन जेल काट रहे हैं आपके सामने। इमरान खान और उनकी बीवी को वजू के पानी में भी मट्टी डालकर दी जाती है। इमरान खान और उनकी बीवी पर इस कदर बुरे हालात और माहौल पैदा कर दिया गया कि किसी भी तरह से उनको तोड़ लिया जाए। उनके ना वहाँ पंखे चलते हैं, ना उन्हें किसी से मिलने दिया जाता है, ना उन्हें कपड़े जाते हैं। मतलब कि उनकी तबाही कर दी है, लेकिन अपनी तरफ परफॉर्मेंस जो है वो किसी चीज़ के ऊपर परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आ सकी। अगली क्विक जो एक दो चीज़ें आपके सामने रख दूं, फिर मैंने 9 मई की सजाओं के ऊपर कुछ बात करनी थी, इसकी बैकग्राउंड पे बात करनी थी, वो अगले व्लॉग में करूंगा क्योंकि लंबी हो गई बात, माजरत इसके ऊपर। ये अगली खबर कर देते हैं कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से यूएई के जो सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात हुई है। आप ज़रा ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर में देखिए कि नवाज शरीफ साहब वाकई सियासी मंजरनामे से अब गायब हो रहे हैं। हालांकि हैं तो वो तस्वीर में, लेकिन तवक्कुआत जो यूएई की हैं वो नवाज शरीफ साहब से नहीं है। अगर आप यहां भी देखें तो जो मोहतरम सफ़ीर साहब हैं वो देख मरियम साहबा की तरफ रहे हैं। मतलब कि उनको तवक्कुआत जो हैं, जो एंगेजमेंट है, ऑफिशियल प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, वो मरियम साहबा से ही हैं। बेचारे नवाज शरीफ साहब तो वैसे ही एक लेम डक के तौर पर दरमियान में डाले हुए हैं। आप देखिए हाथ वो उनसे मिला रहे हैं, देख वो मरियम साहबा को रहे हैं। और इसमें से अब कोई और आपने खबरें नहीं निकालनी, मैं जो खबर कह रहा हूं उसी के ऊपर तवज्जो देनी है। और वो खबर ये है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब का अब सियासी रोल खत्म हो गया है, इसलिए वो एक आप ये कह सकते हैं कि मजबूरन हाथ तो मिला रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि इनके पास कोई पार नहीं है, ये बेचारे ऐसे ही अपने दिन पूरे कर रहे हैं। इसलिए एंगेजमेंट उनकी जो प्रोफेशनल हो रही है वो मरियम नवाज साहबा के साथ ही हो रही है। तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखिए। पहले वो सऊदी सफ़ीर से मिले हैं बाप बेटी, अब वो जो है वो यूएई के सफ़ीर से मिले हैं। तो इन चीज़ों को भी ज़रा, ये जो अपोजिशन की बैठक है, फील्ड मार्शल साहब का हर चीज़ में उनका जो बयानिए से लेके उनके जो दूसरे मामलात हैं उसमें हर रोज़ नीचे जाना है। इन सारी चीज़ों को इकट्ठे कीजिए तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। खबरें और भी थी, इन पर भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।